Guys, अगर आप लोग सोलो लेवलिंग का वेट कर रहे हो सीजन 3 का, हेयर इज द वेट इज ओवर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। वो जब आएगा तब आएगा। अभी के लिए मैं आपको एक ऐसी मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि सोलो लेवलिंग को बीट कर रही है, और उसका मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर पावर होता है। वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है और साथ ही साथ शैडो एक्सट्रैक्शन भी कर सकता है जिनबू की तरह, लेकिन उसका नाम कुछ और है। और अगर ये मानवा आपको अच्छी लगी तो पार्ट 2 ज़रूर करिएगा। इससे हम आपके लिए दूसरा पार्ट भी ला पाएंगे और आप लोगों का इंटरेस्ट भी जान पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और मानवा एक्सप्लेन करना चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2020 में, जहाँ से अजीब और गरीब पोर्टल्स खुलने लगते हैं दूसरे डायमेंशंस के हमारे डायमेंशन से कनेक्ट होके। तभी यहाँ से हमारी दुनिया का सुख और चैन दोनों बर्बाद होना शुरू होता है। ये पोर्टल्स इतने बड़े थे कि इनकी रेडियस में आते ही लोग भाप में बदल जाते थे, और गवर्नमेंट भी इन गेट्स को बंद नहीं कर पा रही थी। हर जगह खून ही खून था और कोई भी सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडियस वाला गेट खुलता है, जिससे कोई भी नहीं बच पा रहा था और इससे में आने वाला हर कोई मरता जा रहा था। उस गेट से इतने भयंकर मॉन्स्टर्स निकल रहे थे कि इनपे न्यूक्लियर वेपन, मॉडर्न वेपन, हर तरीके की बुलेट सब बेकार थी और हर तरफ तबाही तबाही थी, कोई भी नहीं बच पा रहा था। लेकिन फिर सिचुएशन को काउंटर करने के लिए गॉड ने हमारी हेल्प की, और उनको स्पॉन्सर्स कहते थे जिन्होंने कुछ ह्यूमंस को अपनी एबिलिटीज प्रोवाइड करी। और तभी हंटर्स का जन्म हुआ जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते थे। लेकिन इसी वजह से हमारी ह्यूमनिटी फाइट बैक कर पाई और एक पीस स्टेब्लिश हो पाया। ये हंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हर हंटर के पास अपना खुद का सिस्टम होता है जो इन्हें हील करता है और पावर्स को प्रोवाइड कराता है। कुछ हंटर तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्हें स्पॉन्सर्स भी उनकी तारीफ करते हैं। ऑंगल स्ट्राइक में मॉन्स्टर की आर्मी पूरी की पूरी तबाह कर देती। लेकिन इतने सारे अनगिनत हंटर्स के बीच में एक ऐसा हंटर था जिसे सब लोग डीमन किंग के नाम से जानते थे। उसकी पावर फायर थी, आग जैसी। उसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी कि मानो कोई सीमा ही नहीं। उसकी एबिलिटी का नाम प्लेयर था और वो सबसे ज़्यादा हाँ, वो इकलौता ऐसा हंटर था जिसने सिर्फ मॉन्स्टर को मार के ही अपनी रैंक ऊपर करी और खुद को डीमन किंग का दर्जा दिया। लेकिन इतनी सारी आर्मी होने के साथ साथ उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। फिर 12 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो हंटर थे, जो खुद को गॉड कहते थे, उन्होंने उसका नाम हिस्ट्री से मिटा दिया और खुद का एम्पायर बनाया एडिन के नाम से, जिसमें ये लोग मज़े करते थे। और उसका बहुत सुंदर सा बैच बनाया जिसे ये लोग अपनी छाती पर लगाए रहते थे। लेकिन इतनी सारी पावर आने के बाद जिनके पास पावर नहीं थी वो सिर्फ गुलाम बन के रह गए हंटर्स के, और हंटर्स ने वर्ल्ड पे रूल करना शुरू कर दिया। तभी 100 साल बीत गए और एक नई कहानी का जन्म हुआ, जिसमें एक हंटर ऐसा था जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था भाग भाग के अपनी रनिंग स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन उसके पास पावर नहीं थी, इसलिए वो हर बार फेल हो जाता था, अपनी लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ पाता था। तभी हमें दिखाया जाता है उसका गुरु, जो कि एक हंटर था और एक अच्छा हंटर था। वो उससे कहता है तुम पावरफुल बन सकते हो लेकिन अपनी लिमिट को तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। तभी वो कहता है मैं बिना सिस्टम के अपनी लिमिट कैसे पीछे छोड़ूं। लेकिन वो बहुत वियर्ड सा रिएक्शन पास करता है, जैसे बहुत बुरा हुआ हो उसको। तभी गुरुजी कहते हैं सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे जैसे एक हंटर बन सकते हो, बस उम्मीद रखो। तभी इन्वेंट्री से वो अपने एक वेपन को समन करता है जिसका नाम भाला होता है, और उसे वो दिखाता है ये मेरी इन्वेंट्री का एक स्पेशल वेपन है, लो इसे तुम यूज़ करो, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करो। और वो बताते हैं साथ ही साथ इस भाले के बहुत सारे स्पेशल अटैक्स भी हैं। तभी वो कहता है इन सब से कोई मतलब नहीं, मैंने अपने माँ बाप को भी खो दिया हंटर्स की वजह से, उन्होंने मेरे हंटर्स को मान दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी गुरुजी उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं होश में आओ, ऐसा नहीं है। भले ही तुम्हारे पेरेंट्स को हंटर ने मार दिया है लेकिन तुम एक अच्छी हंटर बन सकते हो और दुनिया में सच्चाई और अच्छाई स्टैब्लिश कर सकते हो। और इतना कहती उसे एक बुक भी दे देते हैं जो उसकी पुरानी मेमोरी को समराइज़ कर सके, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं। कि हमें दिखाया जाता है इन दोनों की बातें पीछे छुप के एक हंटर सुन नहीं होती है जिसका नाम एथीना होता है, और ये उन 12 हंटरों में से एक होती है। तभी ये अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करती है जिसका नाम ग्रे ब्लॉसम होता है, और ये हंटर उसे भाप लेता है कि वो अपना माना का इस्तेमाल कर रही है।
तभी वो थंडर स्प्लैश अपना चार्ज करके उनकी तरफ फेंक देती है और गुरुजी अपने शिष्य को धक्का दे देते हैं, जिससे वो दूर हट जाता है और बहुत दूर जाके गिरने लगता है। और हंटर एथीना की पावर से इतना बड़ा धमाका होता है कि गुरु नहीं बच पाते। तभी हंटर एथीना सोचती है इतना बड़ा धमाका करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी ये मेन कैरेक्टर अपने गुरु को आवाज़ लगाता है, लेकिन एथीना आ जाती है वहाँ पे और देखने लगती है माहौल को। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है इस पावरलेस के लिए मुझे भेजा गया, और ये पावरलेस अपने गुरु की मौत के सदमे में होता है। तभी एथीना उसे बहुत ज़्यादा की निगाहों से देखती है और उसे अपनी पावर से झुका देती है और वो झुका हुआ होता है। तभी वो कहता है मैं इतना यूजलेस क्यों हूँ, मेरे पास पावर क्यों नहीं। तभी वहाँ से एक और बहुत ज़्यादा तेज थंडर पास होता है और बहुत ज़्यादा थंडर वहाँ पे आ जाते हैं और एथीना से ऑर्डर मांगते हैं। तभी एथीना कहती है रूलर ऑफ एडिन को मेरे पास ढूंढ के लाओ। तभी सब लोग उसे ग्रीट करते हैं और मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो कहते हैं लेडी एथीना आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी सीन शिफ्ट होता है हीरो पे और ये अभी भी मौत का सदमा नहीं भुला पा रहा था। तभी एथीना अपनी पावर को और चार्ज करने लगती है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये उन्हीं 12 हीरोज में से एक है जिन्होंने एडन फाइंड भी किया है, लेकिन ये करने क्या आई है। फिर एथीना कहती है जाओ और सिपाही मेरे पास लेके आओ। तभी ये सारे हंटर उसकी बात से एग्री कर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एथीना थोड़ा रुकती है और सांस लेने लगती है। तभी वो सोचती है कि उस टकलू के साथ एक बच्चा और था, वो मुझे सेंस क्यों नहीं हो रहा। तभी वो उसे सेंस करती है और उसके अंदर बिल्कुल भी मानना नहीं होता, लेकिन वो बच्चा डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी को अपने अंदर छुपाए हुआ था और सोच रहा था अगर ये इसके हाथ लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी वो वहाँ से जाने लगती है उसको एक गुलाम बोल के और वो अपने आप को सेफ महसूस करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो उठता है और अपनी आंखें खोलता है, एथीना उसके जस्ट सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हारे अंदर से मुझे थोड़ा सा माना महसूस हो रहा है, क्या वो तुम्हारी जैकेट के अंदर। इतना सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और सोचने लगता है अगर डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी इसके पास आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अथीना उस पर अपना मैजिकल स्पेल चार्ज करती है अपनी माना की मदद से और कहती है जो तुम अपनी जैकेट में छुपा रहे हो चुपचाप मुझे दे दो। तभी उसके डिवाइन वर्ड्स की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है बुक देने से और उसके हाथ में वो बुक देने लगता है। कहता है अपने मन में कि मुझे ये बुक उसे नहीं देनी है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तभी हमें डीमन किंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बताया जाता है कि डीमन ही किंग जो था वो ह्यूमैनिटी का ही एकमात्र रखवाला था। तभी एथीना अपना हाथ बढ़ा देती है उस बुक को लेने के लिए और ये सोच रहा होता है कि अगर इसने बुक ले ली तो सारे विलेज वालों को भी मार देगी और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है अब और नहीं। तभी डीमन किंग की बुक से इतना तेज माना रिलीज होता है और एथीना को भी अपनी फील्ड बनानी पड़ती है जिससे उसे डैमेज ना लगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और सोचती है इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ, अब मुझे डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी मिल गई है, अब सब पे मैं राज करूँ। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है एथीना करके बहुत ज़ोर से और वो पीछे मुड़ जाती है और देखती है कि इसका गुरु अभी भी जिंदा होता है। वो उसे आके एक बहुत जोरदार टक्कर मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरती है। इतना बड़ा धमाका होता है वहाँ से हर तरफ धूल ही धूल होती है और तभी सुंकू जो इसका गुरु है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी को उठाता है और मेन कैरेक्टर को दे देता है, जो कि बहुत इमोशनल होता है इसके ज़िंदा होने से। और वो कहता है अबे लड़के रोते नहीं हैं यार। तभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और कहता है तुम कौन हो, तुमने मुझसे कितनी सारी चीज़ें छुपाई। तभी वो कहता है अब तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास। तुमने ही कहा था मुझसे कि तुम्हें वर्ल्ड बचाना है और अब ये ऑटोबायोग्राफी लो और इसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना। तभी वो अपनी इन्वेंटरी से एक तलवार को निकालता है उसके लिए और पूछता है क्या तुम तैयार हो 12 गोड्स को डिफीट करने के लिए, जो कि खुद को भगवान मानते हैं और तुम्हारे हमारे जैसे लोगों पे बेमतलब शासन करते हैं। तभी वो कहता है एक सांस लेता है गहरी, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी एक बहुत जोर का धमाका होता है और वो एथीना ही होती है। वो उनकी तरफ बहुत फुर्ती से आ रही होती है तलवार और ढाल लेके।
तभी सुंगकू जो उसका गुरु था कहता है, जल्दी बताओ हाँ या ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इतना सुनते ही स्टूडेंट की आंखें लाल हो जाती है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके गुरु कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारे डिसीजन ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाएंगी। इतना कहते ही वो अपनी लाइटनिंग ब्लेड को समन करता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने के आर पार कर देता है बिना वक्त गवाए। और वो कहता है, ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी वो बताते हैं, टेंशन मत लो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, अब एक धमाका होगा। और तभी एक धमाका हो जाता है, हर चीज चितर बितर हो जाती है और उसका शरीर मानो जलने लगता हो वोल्केनो के जैसे। तभी आसमान में बहुत सारी रोशनियां मिलके एक क्रिस्टल बॉल बनाती हैं। तभी उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट अपीयर होता है और वो कहता है, मैं इसकी इज्जत करूंगा। तभी इसको स्काई ऑफ अपोकलिप्स मिल जाता है और ये शायद एक बहुत तगड़ी पावर है। तभी इसको मैसेज आता है, आप जल्दी एक स्पॉन्सर बन जाएंगे। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है एक अलग ही डायमेंशन में, जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और इसे पिक्सल की फॉर्म में वहाँ पे टेलीपोर्ट होना पड़ता है। तभी ये सोचता है, ये कौन सा डायमेंशन है और मुझे मेरी पावर्स महसूस होने लगी हैं, जबकि मैं तो पावरलेस हूँ और माना भी फील हो रहा है। वो उठता है और सोचता है, शायद ये एक नया डायमेंशन है, मुझे यहाँ पे अच्छे से रहना होगा। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, शायद वो वहाँ पे माना का फ्लो था बहुत जोर से जिसकी आवाज़ आ रही थी। तभी वो सोचता है, ये माना फ्लो कैसे हो रहा है, जबकि ये तो बॉडी में पाया जाता है। तभी एक गॉब्लिन का पैर हमें दिखाया जाता है जो कि उसके जस्ट पीछे होता है और वो इस आवाज़ को सुन लेता है और इस पर रिस्पॉन्ड करता है और बड़ी चालाकी से वहाँ पे छुप जाता है पत्थर के पीछे और सोचता है, मुझे यहाँ पे छुपे रहना चाहिए क्योंकि मेरे पास पावर है कि नहीं मुझे नहीं पता। तभी गॉब्लिन सोचता है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमन प्रेजेंस फील करी है, क्या लगता। फिर हमारा हीरो सोचता है कि इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूँ, मेरे पास पावर भी नहीं है। तभी गॉब्लिन अपनी शक्तियों से ह्यूमन प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करता है और इधर उधर देखने लगता है ह्यूमंस को, लेकिन वो इस ह्यूमन को सेंस कर लेता है और उसकी तरफ देख के एक स्माइल पास करता है और उसकी तरफ वो दबे कदमों से बढ़ने लगता है। लेकिन हीरो उसे देख लेता है और चुपचाप एक पत्थर अपने हाथ में उठा लेता है, निशाना लगाने के लिए बहुत जोर से अच्छे से उसे देखता है और वो पत्थर को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन वो गॉब्लिन उस पत्थर को डॉज कर लेता है बहुत आसानी से और उसकी तरफ भागते हुए बढ़ता है। लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से उसका सर काट देता है और बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि मेरे पास पावर ना होते हुए भी मैंने एक हाथ से इसका सर कैसे काट दिया। बहुत ज्यादा सोच रहा होता है कि मैं इतना पावरलेस होते हुए भी इतना पावरफुल कैसे बन रहा हूँ और उसे लगता है कहीं मैं हंटर तो नहीं बन गया हूँ। इतना सोचते सोचते तभी उसके सिस्टम पे एक मैसेज आता है और वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस इतना पढ़ने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं समझ में आता। तभी एक दिक्कत और उसकी तरफ बढ़ने लगी, गॉब्लिन के पूरी की पूरी झुंड इकट्ठा उसके साथ बढ़ने लगी, तीर भाला कमान सब लेके। ये देख के हीरो को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तभी इन सभी आर्मी से इनका बॉस उसके पीछे खड़े होकर हीरो को देख रहा था। ये देख के हीरो को और डर लगने लगा और वो घबराते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन गॉब्लिन के बॉस की इतनी भयंकर हंसी देख के वो एक जगह थम सा गया था और सोचने लगा था, क्या यही मेरा अंत है, इसीलिए मैं पैदा हुआ था। और ये सब करके इसे इतना डर लगने लगा था। लेकिन इसे फिर इसका पास याद आता है। इसके गुरुजी कहते हैं, मर्द कभी रोते नहीं हैं और पीछे नहीं हटते हैं। तभी इसे एक एक पुरानी बातें याद आने लगती हैं अपने गुरुजी के साथ, हर एक वो लम्हा, हर एक वो पल जो उसने वहां पे उनके साथ जिया था। और तभी ये फैसला करता, अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं योद्धा की तरह मरूंगा। इतना कहते ही इसके शरीर से हर तरफ से माना निकलने लगती है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, इसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। तभी सिस्टम का मैसेज आता है और वो कहता है, हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं। तभी इतना कहते ही वो तलवार लेके आगे बढ़ जाता है और पलक झपकते ही एक गॉब्लिन को बीच से काट देता है पूरा। और ऐसा करते करते वो हर गॉब्लिन को मारने लगता है। इसके वार इतने तेज होते हैं कि गॉब्लिन इसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं और साथ ही ये इतना तेज हो जाता है कि इसका एक बार में ही सबको काट देता है। एक गॉब्लिन ने इसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया जिसे वो सेंस कर लेता है और बड़ी आसानी से उसको भी काट देता है। तभी सिस्टम का भी मैसेज आता है कि आपका करेज देख के हमने आपका लेवल अप कर दिया है,
अब आप नई लेवल पे प्रमोट हो सकते हो। तभी फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहा होता है उस भाले से जो इसे इसके गुरु ने दिया था, जो कि एक हंटर होते हैं। इनका ये बहुत ही स्पेशल वेपन होता है उनकी इन्वेंट्री का। और वो उससे कहते हैं अब तुम इसे चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए। तभी सीन नए पे शिफ्ट होता है और इसने सारे zombies की आर्मियों को ख़त्म कर दिया था। अब ये सिर्फ और सिर्फ अकेला बचा हुआ था और बहुत ज़्यादा थक गया था। इसके शरीर से जो माना निकल रही थी उसका फ्लो भी पूरी तरीके से रुक गया था और ये होपलेस हो गया था। सांस इसकी इतनी फूल रही थी कि सीमा नहीं। तभी इसी मौके का फायदा उठा के जोम्बी का बॉस इस पे हमला कर देता है और ये उसे डॉज कर लेता है बड़ी मुश्किल से, और फिर अपना स्टांस लेता है और उसकी तरफ टूटी तलवार से बढ़ने लगता है। लेकिन इसका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता और ये एक जगह जम जाता है। तभी गॉब्लिन का बॉस कहता है इस टूटे तलवार और टूटे शरीर से तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम्हारा मरना तो तय है अब मेरे हाथों। तभी वो कहता है अगर मुझे मरना है तो मैं योद्धा की तरह मरूंगा, समझे। और इतना कहते ही उसके शरीर से फिर से ब्लू रेज निकलने लगती हैं और इसका हाथ में वही भाला आ जाता है जिससे ये ट्रेनिंग करता था। इतना कहते ही इसकी बॉडी वापस से रिपेयर होने लगती है और माना का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तभी इसके सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा करेज अनबिलीवेबल है, इसलिए हम तुम्हें ओवर फायर की पावर भी देते हैं। पावर मिलने के बाद ये अपना शरीर दोबारा से रिपेयर करता है और लंबी सांस लेता है। तभी उस पावर को एक्टिवेट करता है फायर ब्लेजिकन। इतना कहते ही ये अपना पैर जमीन पे पटकता है बहुत जोर से और गॉब्लिन बॉस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है अपना भाला आगे लेके। गॉब्लिन भी इसकी तरफ आ रहा होता है। तभी ये एक ही बार में उसको पीठ से चीर देता है और इस अटैक में इसकी पूरी पावर लग जाती है और इसका लेवल भी अप हो जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपके ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना दोनों ही खत्म हो चुके हैं, अब आपको रेस्ट की जरूरत है। इतना कहते ही इसको चक्कर से आने लगते हैं और ये कुछ समझ नहीं पा रहा होता है क्या हो रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है फिर इसको भी डैमेज लगा था। गॉब्लिन के बॉस ने इसके पेट पर बहुत तेज से अपना वेपन मारा था और ये वहीं पे गिर जाता है उस अटैक की वजह से और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी जीरो हो जाती है। तभी वहां पे हमें कुछ हंटर्स दिखाई जाते हैं जो कि अच्छे हैं बुरे कुछ नहीं पता। वो इसको स्पॉट कर देते हैं और बहुत हैरान होते हैं एक सर्वाइवर को देख के। ये यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है और कुछ भी इसे शुद्ध बुद्ध नहीं रहती अपनी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हमारी नज़र आप पे ही। उस थकी हुई हालत में होने के बाद हंटर्स उस हमारे हीरो को हॉस्पिटल में ले आते हैं जहाँ पे उसकी हार्ट बीट बहुत मुश्किल से चल रही होती है और उसे ग्लूकोज भी दिया जा रहा होता है। बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। तभी हमारे हीरो की अचानक से आँख खुलती है और वो अपने मन में ही सोचने लगता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये सब कोई सपना देख रहा था मैं, जो सब मेरे साथ हुआ। लेडी एथीना का आना, उन 12 हंटरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर, मेरे गुरुदेव की मेरी छाती चीरना और उस डंजन में गॉब्लिन के बॉस को और गॉब्लिन की सेना को अकेले ही मार देना, इतनी ताकत मुझ में कब आई। ये सब थॉट से परेशान होकर वो जल्दी से उठ जाता है और तभी अचानक से एक प्यारी नर्स आती है और वो उसे बताती है सर आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको आराम ही करना चाहिए। और मन ही मन उससे को बहुत देख के बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो उससे पूछता है नर्स क्या मेरी हालत में कुछ सुधार है, और वो मुस्कुराते हुए बताती है जी आपकी हालत में काफ़ी सुधार है, लेकिन अभी भी आप ठीक नहीं हुए। और मन ही मन उसको बहुत पसंद करने लगती है। तभी वो नर्स को कहता है सुनिए क्या आप मुझे बता सकती हैं, और वो पूछती है आपको क्या जानना है सर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तभी वो उससे पूछता है ये कौन सा सदी और कौन सा साल चल रहा है। तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है ये 2022 चल रहा है। इतना सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो सदमे में चला जाता है। वो कहता है मन ही मन कि मैं 100 साल से भी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, और बताता है कि 2020 से पोर्टल खुलने की शुरुआत हुई थी, मतलब ये 2022 चल रहा है, मैं इतना आगे कैसे आ गया। और ये वही समय है जब हंटर्स का आतंक अपनी पीक पे होता है। हंटर्स अपने खुद का सिस्टम बनाते हैं एडेन, और वो सोचता है मन ही मन क्या ये सब मैं रोकने के लिए आया हूँ, क्या गुरुदेव यही चाहते थे कि मैं डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी लूँ और यहाँ आके सबको बचाऊँ। तभी अचानक उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है
तभी वो अपने समय के बारे में बताता है और बताता है हंटर्स एडिन के द्वारा चुने जाते थे, जबकि इस समय हंटर्स चुने जाते नहीं हैं बल्कि पैदा होते हैं। और तभी वो अपने हाथ से लगी हुई ये दवाई जैसा हटा देता है और पूरा सिस्टम उथल पुथल करने लग जाता है। इसकी हार्ट बीट भी एकदम ज़ीरो हो जाती है क्योंकि इसने सारी दवाइयाँ और वगैरह हटा दिया था। नर्स देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी ये उठ के नर्स के पास जाके पूछता है बहुत भयंकर अंदाज में, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ पे बाथरूम कहाँ पे है? लेकिन जैसे ही वो बाथरूम जाता है उसकी नज़र अपने आप पे पड़ती है और वो अपने आप को देख के सोचता है ये मैं हूँ जो इतना कमज़ोर होता था, आज उसकी इतनी अच्छी बॉडी है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक से एक बंदा आके उससे पूछताछ करने लगता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने से पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराता है जो कि कोरियन हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उससे बाद में उसकी हालत का हालचाल लेता है। ये सुन के थोड़ा हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है, ये नया बंदा मुझसे हालचाल क्यों ले रहा है। तभी वो पूछता है मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? और हीरो हमारा थोड़ा सोचता है लेकिन फिर वो मान जाता है और उनसे कहता है पूछिए आपके क्या सवाल है। और वो ये भी बताता है यूंग ली है, और ये नाम मेन कैरेक्टर ने अपने पुराने नाम और डीमन किंग के नाम को मिला के बनाया होता है। तभी हमारा कुछ ये हंटर वाला एक सवाल पूछता है उससे, क्या तुम्हें कुछ भी याद है डंजन के बारे में, कुछ भी ऐसा जो तुमने सुना या देखा हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है मैंने सिर्फ वहाँ पे एक वॉइस सुनी है। और आगे बताता है वो वॉइस सुन के मुझे काफ़ी डर लगा था, लेकिन उस वॉइस से मुझे कोई खतरा नहीं था। मैंने सुना कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है और सोचता है डंजन में कैसे कोई वॉइस आ सकती है। तभी वो उनसे माफ़ी मांगता है और अपने और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी दिक्कत हुई हो उसकी तरफ से भी माफ़ी मांगता है और कहता है भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो हमें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पक्का याद करें, और सर झुका के वहाँ से जाने की इजाज़त मांगता है। और जाते जाते कहता है आपको जो भी तकलीफ़ हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है और हमारा हीरो सोचता है ये काफ़ी अच्छा इंसान था। तभी वो सोचने लगता है अब इतनी सारी पावर्स आ गई हैं मुझ में, मैं क्या करूँ? तभी वो एक शब्द बोलता है स्टेटस विंडो। तभी सिस्टम की स्टेटस विंडो उसे शो हो जाती है जिसमें सारे उसके स्किल, स्टैट्स, अचीवमेंट लिखी थी। तभी उसे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है जिसको वो समझ नहीं पा रहा था। वो स्टेटस विंडो को दोबारा चेक करता है और वो उस चीज़ को समझ लेता है। उसको करेक्टरिस्टिक किया गया था प्लेयर के नाम से, लेकिन ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा सदमे में डाल देती है। फिर उसे समझ में आता है वो डीमन किंग की जो ऑटोबायोग्राफी ली थी उसकी वजह से उसे पावर्स मिल गई हैं डीमन किंग की। अब वो एक डीमन किंग बन चुका है, उसकी पावर का सक्सीसर, और इसके पास कैपेबिलिटी आ चुकी है कि अब इस वर्ल्ड को बचा। आगे समय बीतता है और गार्जियन टेस्ट का दिन आ जाता है। ये वही दिन होता है जहाँ सभी हंटर को अपने आप को फिर से प्रूव करना होता है। टीचर बताता है कि इस गेट के अंदर हमें जाना है और डरने की कोई बात नहीं है, मैं उस गेट के अंदर तुम लोग के साथ ही रहूँगा, मैं अपनी पावर से तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा जब तुम्हें दिक्कत होगी। और फिर वो आगे बताता है इस गेट के अंदर माना बहुत हाई रहेगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं। और ये सुनते ही सभी हंटर थोड़ा घबरा से जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एक बी रैंक हंटर की पावर है जो कि सबकी माना को ओवर पावर कर रही है और ये बहुत ही ज़्यादा खास है। फिर इनका मास्टर इनसे कहता है जल्दी जल्दी अपने वेपन्स कलेक्ट करो और साथ में चलो, और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सभी हंटर डंजन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर इनका मास्टर बताता है यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर को हंट करना है और कुछ नहीं, और बताता है ज़्यादा जोखिम उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ये लोग अपने मास्टर का पीछा करते हुए उसके साथ चलने लगते हैं, लेकिन मास्टर को कोई खतरा लगता है इसलिए वो सभी हंटर्स को रुकने के लिए कहता है। और वो खतरा और कोई नहीं जबकि लोअर क्लास के गॉब्लिन्स होते हैं जो कि इंसानों की स्मेल बहुत जल्दी सेंस करते हैं। तभी उनमें से एक गॉब्लिन अपने सभी साथियों के साथ इंसानों की स्मेल को सेंस करता है और मास्टर जी ये सब समझ जाते हैं और वो हंटर से कहते हैं जल्दी से अपने सारे वेपन्स को तैयार रखो, वो लोग आ रहे हैं, और एक घमासान फाइट छिड़ जाती है। सभी हंटर्स गॉब्लिन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, एक एक वार में चीर देते हैं, कुछ 20 से चीर देते हैं, कुछ आधा काट के छोड़ देते हैं। सब हंटर्स गॉब्लिन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। तभी हमारे मास्टर साहब दो हंटर्स के नेम को 8 और 16 में कहते हैं और वो दोनों गॉब्लिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और गॉब्लिन उनकी तरफ।
वो दोनों एक ही बार में दोनों गॉब्लिन को काट देते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। तभी हमारे मास्टर साहब जंग युंग ली को आवाज़ देते हैं। ऐसी आवाज़ देते हैं वैसे ही वो बंदा दौड़ के इतनी तेज जाता है मानो स्पीड हो, और इसकी स्पीड देख के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इवन मास्टर साहब भी। तभी वो दौड़ते हुए अपनी भाला और ढाल को लेके आगे बढ़ता है और सभी ज़ॉम्बीज या गॉब्लिन को जो भी कहो एक बार में मारता चला जाता है, मानो एक अटैक से पूरी आर्मी ही खत्म कर दी हो उसने बीच से काट के। और सभी गॉब्लिन कहीं बीच से कटे पड़ रहे हैं, किसी का हार्ट कटा पड़ रहा है। ये सारी ब्रूटैलिटी देख के सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबराने लगते हैं कि कोई इतना ब्रूटल तरीके से कैसे मार सकता है, वो भी एग्ज़ाम में। तभी मास्टर साहब सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये ऑलमोस्ट मेरे पावर जितना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसने अपना लेवल अप कर लिया होता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर की तलाश में। तभी इनको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा माना फ्लो होने लगा और गेट का साइज़ बदल रहा है। तभी मास्टर साहब इन्हें बताते हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा गॉब्लिन्स हैं, संभल के रहना, सावधान रहना, जान का जोखिम मत उठाना, अपने आप को रिचार्ज करो, अपने इक्विपमेंट को पॉलिश करो। तभी हंटर्स अपने आप को रिचार्ज करते हैं और अपने इक्विपमेंट को पॉलिश करते हैं। और हमारा कैरेक्टर सोच रहा होता है डीमन किंग ने मुझे प्लेयर क्यों चुना होगा, और वो आगे सोचता है कि मुझे दुनिया को कैसे बचाना है, मेरी पावर्स भी इतनी ज़्यादा हैं, मेरी फ्लेम डिस्ट्रक्शन पावर जो कि मेरे वेपन सही नहीं पाते हैं, इसको मैं कैसे अपने ऊपर हावी ना होने दूँ और कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ। तभी वो अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है क्योंकि मास्टर का ध्यान उस पर चला गया था और वो उनसे कह रहे थे तुम हमें फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ब्रूटल एनर्जी रेड कलर की वहाँ पे फैलने लगती है, जिससे इन लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ये एक फ्लेम जैसी एनर्जी थी और ये लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ये लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं ये लोग एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मानो पूरा शरीर इनका कँप रहा हो। और हमारा सोल्जर जो कि मेन कैरेक्टर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में माना इसके पास भी थी। तभी मास्टर साहब चिल्ला के कहते हैं यहाँ से दूर हटो, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी उन रेड फ्लेम्स के पीछे से कोई डायनासोर जैसा आकृति दिखाई देती और तभी वहाँ के ज़मीन के नीचे से उल्का पिंड फटते हुए दिखाई देते हैं, आग की जैसे मानो बारिश हो रही। तभी ऐसा लगता है कि मास्टर साहब ने किसी ने फ्लेम थ्रोवर अटैक कर दिया हो और वो पीछे मुड़ के देखते उससे पहले उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो सोचते हैं अब मैं गया, मैं मरने वाला हूँ। मास्टर साहब मन ही मन सोच रहे होते अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जहाँ पे मैं पूरी तरीके से निहत्था हूँ, और फिर से उनका दोबारा इसी टेंशन में पैर स्लिप हो जाता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर के दर्शन होते हैं जिसने एक कांड किया होता है जिसका नाम वाइपर फैंग्स था, और वो उन पे फ्लेम थ्रोवर का अटैक कर देता है। तभी वो अपना माना बीच में ले आते हैं और उन दोनों के अटैक्स इतने पावरफुल थे जैसे ही वो कंबाइन होते हैं बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स होते हैं और वो सभी ट्रेन होने के लिए आए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जंकली वहाँ पे सो रहा होता है और उसका ध्यान नहीं होता है। तभी गेट से एक बहुत मस्कुलर टीचर की एंट्री होती है और वो आते ही आते अपना इंट्रोडक्शन कहते हैं और वो कहते हैं मैं संग शू हूँ और मैं यहाँ का ट्यूटोरियल लूँगा और मैं एक बी रैंक हंटर हूँ। तभी दो हंटर्स कहते हैं क्या एक बी रैंक का हंटर कम से कम हमारे लिए कि एस या ए रैंक का हंटर तो होना चाहिए। तभी उनमें से एक बताता है ये खाओ गिल्ड का बहुत मशहूर मेंबर है और ये उनका बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद मेंबर है। ये बात सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उस पर जाता है और तभी सारे बच्चे आपस में ही अपने मन में कोई भी प्लान सोचे खुश होने लगते हैं। तभी वो बताता है कि आज हंटर्स का सेमिनार है जहाँ पे तुम्हारा बैटल होगा और तुम वहाँ पे अपने वेपन्स भी चूज कर सकते हो। फिर वो हंटर्स की हिस्ट्री के बारे में पूछता है और सवाल करता है क्या किसी को पता है हंटर्स कैसे बॉर्न हुए। तभी एक बच्चा उठाता है हाथ और कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके पीछे वाला बच्चा कहता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सभी जानते हैं। और वो कहता है ये जवाब सही है और पूछता है क्या हंटर्स कैसे स्ट्रांग होते हैं, ये कोई बता सकता है। तब एक लड़की खड़ी होकर कहती है वो उन्हें रेड करनी पड़ती है और मॉन्स्टर को मारना पड़ता है, फिर जाके वो अपनी पावर्स को और बढ़ा पाते हैं। इस जवाब को सुन के हम इनका टीचर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। तभी वो कहता है स्पॉन्सर्स ही हमें ताकत देते हैं, लेकिन कोई बता सकता है लेकिन वो स्पॉन्सर्स हमें क्यों ही ताकत देते हैं। इतना सुनते ही सभी क्लास
बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गई और वो सोचता है हाँ मैंने सही सोचा था, इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है इस क्लास में। तभी उसका ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पे जाता है और वो सोचता है यहाँ पे सब इतनी मेहनत कर रहे हैं नोटिस होने के लिए और ये अकेला सिर्फ बैठा हुआ है एक विंडो सीट पर। फिर वो आगे उससे वो क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया। तभी वो खड़ा होकर पूछता है क्या आपने सवाल मुझसे किया है? और टीचर कहता है हाँ मैंने तुमसे किया है, सही या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं तुम्हारे थॉट्स को जानना चाहता हूँ। और वो बताता है सिर्फ मज़े के लिए कहते हैं वो। ये सुन के पूरा हैरान हो जाता है कि कोई सीमा ही नहीं। तभी वो पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि स्पॉन्सर्स हमें सिर्फ फन के लिए अपनी पावर का यूज करने देते हैं? इस जंग के लिए बताता है कि कितना इंटरेस्टिंग होगा कि तुमने एक करेक्टर चुना और उसे पावर दी और फिर वो मॉन्स्टर्स को हंट करके स्ट्रांग बनता है, कितना इंटरेस्टिंग बात है ये। तभी वो कहता है जैसे ये सब पूरा वीडियो गेम है, वीडियो गेम में जैसे एनपीसी को मार के हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है, ये उसी तरीके से है और कुछ नहीं है। संकजू जिन ली की बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहता है इस तरीके से कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये सब स्पॉन्सर्स हमारी दुनिया को सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह देखते हैं और कुछ नहीं। आगे बताता है इसीलिए सभी हंटर्स अपनी पावर के साथ मरते हैं, यही स्पॉन्सर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अरीना पे जहाँ पे सभी हंटर्स अपने वेपन चुनते हैं और उनका मास्टर संग यू बताता है कि तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है जो तुमने चुना है। और बताता है यहाँ पे अब एक टेस्ट शुरू होने वाला है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तभी ये लड़की बताती है हाँ मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी उसके सामने गॉब्लिन आ जाता है जिसको बहुत भूख लगी होती है और वो देख के हैरान होती है कि एक सी लेवल का गॉब्लिन मेरे सामने क्या कर रहा है। और वो बताते हैं तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका माइंड पूरी तरीके से ब्रेन वॉश है, ये तुम्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहते ही गॉब्लिन बहुत आगे बढ़ जाता है और दोनों तरफ से बहुत तेजी से दोनों लोग आ रहे होते हैं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए आ करके उसको मारने के लिए अपना वार लैंड करती है उसके ऊपर, लेकिन गॉब्लिन उसे डॉज कर देता है। एज यूजुअल उसका ब्रेन वॉश था लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करता है और उससे वो डैमेज नहीं होती है क्योंकि उसने एक प्रोटेक्टिंग कोट पहना हुआ था जिससे वो बच जाती है और अपने स्टांस में आती है। फिर गॉब्लिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और उसके ऊपर एक भूखे ज़ॉम्बी की तरह झपट जाता है। तभी उनका मास्टर कहता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे इंटरफेयर करना होगा। इतने कहते ही वो लड़की ज़मीन पे गिर जाती है और तुक्के से उस मॉन्स्टर को बीच से काट देती है और वो इतना ज़्यादा थक जाती है कि ज़मीन प्लेट के सांस लेने लगती है बहुत ज़्यादा। तभी उनका मास्टर आता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। वो बताता है तुम उस सिचुएशन में भी ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हुई, तुम बहुत बहादुर हो, और कहता है तुम इस टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से पास हो गई हो। फिर मास्टर संग यू लास्ट एप्लीकेंट को आवाज़ लगाता है और वो और कोई नहीं होता है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में लेडी अथीना की तरह ढाल और भाला होता है जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से चूज़ किया होता है। तभी मास्टर बताता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन है जिसे ये बच्चा यूज़ कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मुझे ये टेस्ट अच्छे तरीके से पास करना होगा जिससे मैं ग्रेजुएशन टेस्ट में और आगे तक जा सकूं और मैं अपना नाम बना सकूं। सर आगे बताता है ये लास्ट टेस्ट है और उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इससे पहले उन सभी टेस्टों में सारे गॉब्लिन मारे गए हैं लेकिन तुम्हें डिफरेंट मॉन्स्टर से अब फाइट करनी होगी। तभी हमारा हीरो सोचता है डिफरेंट मॉन्स्टर, ही कौन सा मॉन्स्टर होगा। तभी उस डिफरेंट मॉन्स्टर की हमें एक झलक दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से ब्रेन वॉश होता है और मास्टर पूछते हैं उससे क्या तुम रेडी हो उस चीज़ के लिए? और वो कहता है हाँ गॉब्लिन से तो अच्छा ही कुछ होगा यार, वैसे भी डंजन में सबको मैंने मार दिया था। और मास्टर कहता है चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन रेसलर लग रहा था और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपकी पावर से दुगना ताकतवर है, इससे आप संभल के लड़ें, ये एक सी रैंक। जैसे ही सभी हंटर्स को पता चला कि हमारे मेन कैरेक्टर सुंग ली की फाइट एक गॉब्लिन मॉन्स्टर से होगी जो कि दिखने में बहुत भयानक है, सब हैरान हो गए। तभी हमें टीचर दिखाया जाता है और वो बताता है ये हमें हंटर्स ने ला के दिया है जब तुम एक गॉब्लिन डंजन में पाए गए थे, ये हमें वहीं पे मिला है। तभी इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों आमने सामने होते हैं। तभी इसके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि स्काई ऑफ एपोक्लिप्स आपको देख रहा है। तभी ये लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है अपनी ढाल आगे करके और वहाँ से गॉब्लिन मॉन्स्टर भी वहाँ से अटैक करने लग जाता है। तभी ये अपनी भाला को हाथ में पकड़ता है और जोर से एक मंत्र कास्ट करता है। तभी इतना कहते ही ये भाला उसके कंधे में घुस जाता है
और ये कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम बहुत आसानी से मारे जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मॉन्स्टर उसका भाला पकड़ लेता है और उसे कुछ नहीं हुआ होता है। और ये देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाता है। और गॉब्लिन उसे चिल्ला के कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। इतना कहते ही गॉब्लिन भी उसकी ढाल पे बहुत तेज तेज पर्च बरसाने लगता है। तभी ये सोच रहा होता है इतना मॉन्स्टर ताकतवर है, इतना तो डंजन में भी नहीं था। और ये सारी सिचुएशन देख के सभी हंटर्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। इनका मास्टर भी सोच रहा होता है कहीं मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा टफ टेस्ट तो नहीं रख दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी पावर फायर ब्लेजिकन एक्टिवेट हो रही है। लेकिन मास्टर समझ नहीं पाता और वो अपनी पावर से एक चाकू बना लेता है। तभी वो देखता है कि हमारे हीरो ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव चला है, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाता और सोचता है कि क्या करने की फिराक में कहीं मर ना जाए। तभी हमारा हीरो कूद के गॉब्लिन के पंच को डॉट करता है और पीछे आ जाता है। और गॉब्लिन हमारा ये चीज़ देख नहीं पाता और बहुत ज़ोर से रोर करता है। तभी वो पीछे आके उसके सामने से एक ढाल का पंच बना लेता है और फायर ब्लेजिकन, जिसे हम फायर डोमिनेशन भी कहते हैं, उसे एक्टिवेट कर देता है। और एक बार में गॉब्लिन का सर उसके सीने से उड़ा देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक सी रैंकर ने इतनी आसानी से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, जो कि उससे ज़्यादा डबल फाइट में था। और मास्टर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और सोचता है ये स्किल तो मेरे पास भी नहीं है। तभी हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बताता है कि आपके वेपन की ड्यूरेबिलिटी 0 हो चुकी है, अब वो गायब होने वाला है। और उस मॉन्स्टर को ख़त्म करते ही हमारे हीरो की पावर भी बढ़ने लग जाती है और उसकी फायर डोमिनेशन का लेवल भी 2 हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। मॉन्स्टर कहता है इसे मुझे अपनी खा गिल्ड में ले जाना ही होगा, ये बहुत तगड़ा बंदा है। और ये कहता है थैंक यू मास्टर, आपने मुझे काबिल समझा कि मैं इतना मुश्किल टेस्ट दे पाऊँ। तभी वो सोचता है कोई भी इक्विपमेंट मेरी हीट रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों। और हमें दिखाया जाता है उसका पास, जो कि एक हीट एलिमेंटल होता है, जो कि डीमन किंग की बहुत मदद करता है उसको स्पॉन्सर से लड़ाई करने में और हिस्ट्री में उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने में। फिर वो बताता है स्किल्स और पावर दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन मैं एक प्लेयर हूँ तो मैं अपने आप से ग्रो कर सकता हूँ और मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो मेरी हीट को रजिस्ट कर पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो थक हार के जैसे तैसे अपने घर पहुँचने वाला होता है और रात के समय तक वो अपने घर पे पहुँच जाता है। लेकिन घर पहुँच के उसे सरप्राइज मिलता है, वहाँ पे गिल्ड लीग मास्टर और हंटर एसोसिएशन का बंदा आया हुआ होता है। और गिल्ड मास्टर कहता है क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी हमारा हीरो कहता है अरे नहीं सर, आपका ही घर है, यहाँ पे आज हाउस वार्मिंग पार्टी, आपका तो होना ज़रूरी था। तभी हमें दिखाया जाता है ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं एक टेबल पे बैठ के और अपने आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्या करना है। तभी उन लोगों को बताता है कल तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, तुम नर्वस तो नहीं हो। और वो कहता है अरे नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा घबरा सा रहा हूँ। तभी वो पूछता है तुम एक बहुत ज़्यादा ताकतवर हंटर हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। अपने ली गिल्ड में आने का ऑफर उसे देता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये हंटर एसोसिएशन का बंदा सोचता है ये ऑफर तो मैं भी मना नहीं कर पा रहा हूँ और इसे सुन के मुझे एंजाइटी भी होने लगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जंग शूं के लिए। फिर ली गिल्ड का मालिक कहता है तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपना डिसीजन तुम पे थोप नहीं रहा हूँ। और हमारा हीरो कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मैं सोच समझ के ही अपना डिसीजन लूंगा। लेकिन ये बात हंटर एसोसिएशन वाले बंदे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन बातों का। और वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपकी गिल्ड क्यों ज्वाइन करूँ। इतना कहते ही ऐसा लगता है हंटर एसोसिएशन वाले बंदे को कि हमारे मास्टर को बुरा लग रहा है। और वो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे ना करने का कारण क्या है, क्या मुझे तुम बता सकती हो। और वो कहता है तुमने जब हंटर बनने के लिए सोचा है तुम्हारे लिए बहुत एक अच्छा ऑफर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमारा हीरो कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे कुछ डिफरेंट प्लान है, अभी मैं तुम्हारे साथ क्लोज नहीं हो सकता हूँ सुंगियो, समझो इस बात को। और वो कहता है मैं मना कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना प्लीज़ इस बात के लिए। और कहता है लेकिन तुम्हें जब भी मेरी हेल्प पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। और वो कहता है मास्टर हाँ ठीक है, मैं याद रखूँगा, भूलना मत इस बात को। और ये दोनों फिर एक बहुत बॉसी टाइप का एक हैंडशेक करते हैं और ये सब देख के इसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, लेकिन एट दी टाइम इसे बहुत ज़्यादा वियर्ड भी लग रहा होता है। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, अपना हंसते खेलते हैं और ये कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है हंटर एसोसिएशन का बंदा है ये हंटर्स कर क्या। फिर हमें दिखाया जाता है जो नर्स होती है वो हमारे मेन करेक्टर जंग सुंग को हंटर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और हमारा हंटर इस बात से बहुत खुश होता है। तभी वो हंटर होने के फ़ायदे बताती और कहती है कि आप अपनी हंटर की पावर से स्मिथ बन सकते हैं, जो कि जादुई हथियार बनाता है हंटर के लिए। और बड़े बड़े रईसों के आप बॉडीगार्ड बन सकते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जंग सुंग कहता है
ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। और वो पूछता है इतना सब करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तभी नर्स उसे बताती है कि एक बंदे ने आपके लिए नए कपड़े दिए हैं, इसे आप पहन लीजिए, और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसकी तबीयत सही होने के लिए। तभी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है चाइना की सिटी में, जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, आम लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, हंसी खेल चल रहा होता है, मज़े चल रहे होते हैं। तभी हमारा हंटर कहता है ये नया एरा मेरे पुराने एरा से बहुत अलग है। आफ्टर ऑल मैं इतना आगे आ चुका हूँ और ये जगह भी कितनी एनर्जेटिक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन का वो बंदा जो इससे पूछताछ करने आया था, वो इससे इसकी सिचुएशन के बारे में पूछता है और उसके हालचाल लेता है। तभी वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान सा चल रहा हूँ। तभी वो कहता है परेशान मत होइए, हम आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको बस हंटर एसोसिएशन के लिए रजिस्टर करना होगा और आप एक हंटर बन जाएंगे। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है और वो दोनों उसमें बैठ के हंटर एसोसिएशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा एज अ हंटर। तभी वो एक अकाउंटेंट से बात करता है अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसका लेवल सी होता है और हंटर का नाम होता है जंग ली। तभी हमें एक नई सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत अच्छे अपार्टमेंट होते हैं, और इसे एक कमरा मिलता है जो कि 802 का होता है और इसमें ही रहने वाला होता है। ये इतना अच्छा कमरा घर देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है। इसका इंटीरियर इतना ज़्यादा क्लासी और अच्छा होता है जो कि इसे बहुत पसंद आया होता है। भी हमें दिखाया जाता है कि ये कमरा इतना बड़ा होता है कि इसमें एक पूरी फैमिली आराम से आ जाए। इतना सब देख के हंटर की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचता है इतना सब मेरे साथ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और धन्यवाद करता है। तभी वो कहता है ये मेरे लिए आज बहुत स्पेशल दिन है और मैं एक हंटर भी बन चुका हूँ। तभी हंटर एसोसिएशन का बंदा उससे कहता है आपसे कोई मिलने आया है। तभी वो बात सुन के ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मुझसे कौन मिलने आएगा, और डेस्पिरेशन में उससे पूछता है क्या सच में कोई मुझसे मिलने आएगा, जल्दी बताओ मुझे। और वो सोचने लगता है कि किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं फ्यूचर से ही आया हूँ। और वो कहता है हंटर एसोसिएशन का बंदा कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर जंग ली उनसे पूछता है क्या वो ली गिल्ड से हैं, और जब वो हाँ कहता है तो ली गिल्ड के बारे में बताता है कि इस गिल्ड के बारे में मुझे नर्स ने भी बताया था, क्या ये एक पॉपुलर गिल्ड है। इतना कहते ही पीछे से लीग गिल्ड के गिल्ड मास्टर आ जाते हैं और वो उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। वो बताता है ये वही हमारे मास्टर हैं और इन्होंने तुम्हारी हेल्प करी थी। तभी वो मास्टर बोलता है कि अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की इजाज़त मांगूंगा, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है मेरा नाम सुंग को है, मैं गिल्ड मास्टर हूँ। और तभी हीरो को हमारे इसको देख के अपने मास्टर की याद आने लगती है और वो कहता है बे तू मेरा टकला इस तरीके से क्यों देख रहा है। तभी वो कहता है मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था, बस मुझे अब थोड़े जाने बचाने से लगे। और हैरानी में चला जाता है क्या ये मेरे मास्टर ही हैं, बस इनकी दाढ़ी तो नहीं है। तभी वो कहते हैं मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा था, तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया। और वो कहता है हैं मैं एक हंटर बन चुका हूँ और मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। तभी वो आगे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। और तभी वो कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे तुम अच्छे लगे। और वो अपने मन में कहते हैं तुम वही पुराने हीरो हो जो बहुत पहले मर चुके थे, मिस्टर संग कूल यू। मुझे तुमसे मिलने का मौका दोबारा मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख पाया। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे और यहाँ पे रात हो चुकी होती है पूरी तरीके से। हमारा हीरो कंफ्यूज होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है मैं इतना ज़्यादा ताकतवर अचानक से कैसे बन गया, क्या हुआ मेरे साथ। तभी वो सोचता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्डेबल कैसे हो गई। तभी वो अपना सिस्टम पैनल ऑन करके अपनी स्टैट्स देखने लगता है और डीमन किंग की बातें याद करने लगता है। अचानक से उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और सोचता है वो कितना स्ट्रांग था, उसने मुझे अपनी पावर्स क्यों दी होंगी, मैं उसका सक्सेसर बनने के लायक हूँ भी कि नहीं। और फिर सोचता है इतने पावरफुल योद्धा के साथ क्या हुआ होगा उसके एरा में, और मेरे पास इतनी कम इन्फॉर्मेशन है कि मैं उसके बारे में कुछ पता भी नहीं कर सकता। और कहता है अब मैं सिर्फ दो ही कर सकता हूँ, हंटर्स को मारना और अपनी दुनिया को बचाना। मैं अपनी दुनिया बचाऊंगा ऐसे कि किसी ने सोची ना होगी। लेकिन उस धमाके से हमारे मास्टर संग यू बड़ी आसानी से बच जाते हैं और कहते हैं अगर वो साफ वाला मास्टर बीच में नहीं आता तो मैं बच नहीं पाता। और तभी उन्हें ध्यान आता है मेरे स्टूडेंट्स तो सेफ हैं कि नहीं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर जंग ली ने सबको बचा लिया होता है और वो कहता है यहाँ सब ठीक है, आप ठीक है मास्टर।
और वो आगे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया जंग यूंग ली, तुम बहुत अच्छे हो। और वो कहते हैं ये आपकी वजह से हुआ, अगर आप बीच में नहीं आते तो मैं अकेले लोगों को नहीं बताता। तभी उसके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और कहता है तुम्हें इस गॉब्लिन आर्किमिडीज को मारना होगा, ये तुम्हारा अगला काम है। और तभी हमें गॉब्लिन आर्किमिडीज के दर्शन होते हैं जो कि हवा में बैठा हुआ होता है। चंक ली की ये सारी बातें सभी हंटर सुन लेते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, अकेले से कैसे लड़ोगे। तभी मास्टर कहता है इसे हराना तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, क्या तुम श्योर हो इसे तुम अपने आप हरा लोगे, कहीं तुम्हारी जान तो नहीं चली जाएगी। और इतना सुनते ही ये सारे हंटर और घबराने लगते हैं और मास्टर उससे आगे कहता है तुम अभी जवान हो, ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर को तुम अकेले ही हरा दोगे, एक बार तुम अपना लेवल अप कर लो बस, और कुछ नहीं। और वो गॉब्लिन आर्किमिडीज की स्पेशलिटी बताते हैं, कहते हैं ये ए और बी रैंक के हंटर को अकेले ही हरा सकता है। और हमारा हीरो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है इससे कैसे फाइट करनी है। तभी मास्टर कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम इससे लड़ो। और मन ही मन सोचते हैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका हंट स्टार्ट हो चुका है। इतना सुनते ही जंक ली पूरी तरीके से अपनी पावर्स को कलेक्ट करता है और माना को स्टोर करने लगता है। तभी इतनी देर में वो अटैक कर देता है गॉब्लिन आर्किमिडीज। गॉब्लिन आर्किमिडीज अपनी मैजिकल पावर का यूज करके एक फ्लेम थ्रोवर अटैक करता है 3 दिशाओं से, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि इसे अपनी फायर डोमिनेशन की पावर को एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट होते ही वो तीनों फायर बॉल्स को एक साथ एक तरफ ही रोक देता है। ये देखते ही सारे हंटर्स और स्टूडेंट जिन्हें कहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर भी समझ नहीं पाता है कि इसने इस लेवल में ये कैसे कर दिखाया। और आगे वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाया जाता है जिससे वो फाइट को एंजॉय करता है और वो उसकी तरफ इतनी तेज़ी से भागता है। लेकिन हमारा गॉब्लिन आर्किमिडीज भी कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो फिर से एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है। हर तरफ आग ही आग लग जाती है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक फायर बैरियर बना देता है जिससे वो दोनों दूर रहें और गॉब्लिन आर्किमिडीज उसे दूर से ही मार पाए, ऐसा सभी हंटर्स को लग रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारा हीरो अपनी फायर डोमिनेंट पावर की वजह से अपने भाले को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, ऐसा बना लेता है टूटे ही ना। और ये मूव देख के गॉब्लिन आर्किमिडीज एक स्माइल पास करता है और हमारा हीरो तभी एक पावर यूज़ करता है, नाम है जिसका डिस्पर्स। इतना कहते ही पूरा आग का बैरियर धुआं धुआं हो जाता है। ये देख के मास्टर साहब भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, ये पावर तो मैं भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ। और हमारा हीरो एक अच्छी सी मुस्कुराहट देके उसके अंदर चला जाता है। लेकिन हमारा गॉब्लिन आर्किमिडीज इस चीज़ को भाप लेता है और फिर से एक अपना स्पेल कास्ट करने लग जाता है जिससे वो दूरी बनाए रखे। लेकिन हमारा हीरो बहुत ज़्यादा तेज हो चुका होता है अपनी फायर डोमिनेंट की स्किल की वजह से और चिल्लाते हुए अपना अटैक उसके छाती के अंदर लैंड कर देता है। और वो अटैक को कई बार रिपीट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है, सब लोग इसका ये कारनामा देख के हैरान हो जाते हैं। टीचर, स्टूडेंट सभी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ करते हैं और इससे डरते भी हैं थोड़ा, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। फिर सिस्टम का मैसेज आता है कि आपको हम बधाई करते हैं, आपने अपना मिशन बड़ी आसानी से पूरा कर दिया है। फिर हमारा हीरो चंक ली कहता है ये काफ़ी आसान था मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुश्किल तो वो डंजन था। तभी सिस्टम का मैसेज आता है क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से आपको एक हम गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए। और वो गिफ्ट होता है कि आप इसी के जैसा कोई भी एक समन कर सकते हैं। तभी हमारा जंक ली कहता है ये तो सोलो लेवलिंग एनिमे जैसा है और पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तभी हमें रात में एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे संग यू प्रेसिडेंट से मिलने आया हुआ होता है और उसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तभी वो पूछते हैं क्या आप उस सी रैंक हंटर के बारे में तुम बताने आए हो। और वो कहता है यस सर, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सी रैंकर होते हुए भी। तभी वो हैरानी में पूछते हैं क्या वो चिन्वू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मास्टर कहता है वो चिन्वू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो गुस्से में अपनी जांग को पकड़ता है, क्या मजाक तो नहीं कर रहे। और फिर वो कहता है इसको मैं जोक की तरह ले ही नहीं सकता हूँ, इतनी बड़ी बात। और वो कहता है उसका पोटेंशियल क्या मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगा। और संग यू कहता है यस सर, उसका पोटेंशियल आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और वो कहता है चलो देखते हैं, अब उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, मिल के पता चलेगा वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितनी बातें हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है जो हंटर हमारा होता है टेस्ट देख के बिल्डिंग से बाहर आता है। तभी गिल्ड मास्टर और उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं बाहर। वो दोस्त पूछता है उससे, क्या तुम ठीक हो? ई रैंक का गेट अचानक सी रैंक में बदल गया, हम लोग को बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, लेकिन तुम हम लोग को सेफ लग रहे हो। तभी गिल्ड मास्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें खा गिल्ड ज्वाइन करने का इनविटेशन आया? और हमारा हीरो झूठ बोलते हुए कह देता है, नहीं मुझे नहीं आया। लेकिन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये मास्टर उससे पूछता है, क्या तुम खा गिल्ड ज्वाइन करोगे? और ये सुनते ही सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमारा हंटर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कह के मेरे अभी दूसरे प्लान्स हैं। तभी ये मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं करेंगे, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है हंटर कहता है अपने मन में, मैं अपने आप ही ताकतवर हो जाता हूँ, तो मुझे अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और उस गिल्ड को तो बिल्कुल नहीं जिसका लीडर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तबाही लाई, ह्यूमैनिटी को ख़त्म ही कर दे पूरी तरीके से। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और गिल्ड मास्टर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खाने में पसंद है? और हमारा हीरो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मुझे कप नूडल्स बहुत पसंद है। तभी वो कहता है, क्या तुम्हें बारबेक्यूज खाना पसंद है? और इतना सुनते ही मानो हीरो के मुंह से लार टपकने लगती है और कहता है, बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है। और तभी वो उसके कंधे में हाथ डाल के जाने लगते हैं दोनों और कहते हैं, हाँ चला साथ में खाएंगे। और पीछे से वो बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे तो ले जाओ साथ में यार। फिर हमें हंटर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हंटर आ जाता है और कुछ लेते हुए सोचता है, आज का दिन काफ़ी थकाने वाला रहा। मैंने पहले तो अकेले उस डंजन में जाके सारे गॉब्लिन्स को मारा और अपनी पावर भी बढ़ाई। गॉब्लिन आर्कमिडीज को भी मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। इतना सारा पावर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तभी वो अपने स्टैट्स खोलता है और अपनी लेवल को देखता है तो उसकी लेवल 2 हो चुकी होती है और उसे गॉब्लिन आर्किमिडीज स्लेयर का भी टाइटल दिया जाता है। ये सब देखते देखते वो सोचता है, क्या इसका मतलब है कि मैं अब फैमिलियर भी एक समन कर सकता हूँ? ये मेरी एबिलिटी है। और तभी उसका नोटिफिकेशन उसे कहता है, आप उस फैमिलियर को कभी भी समन करते हैं। तभी वो नहाते नहाते उस फैमिलियर को समन करने लगता है। जैसे ही समन करता है उसकी बॉडी से बहुत तेज माना रिलीज होने लगती है। फिर दोबारा से एक नई सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे हंटर अपने घर पे किसी का वेट कर रहा होता है। तभी बेल बजती है, हंटर देखता है कौन है और वहाँ पे और कोई नहीं, हंटर एसोसिएशन वाला बंदा होता है। वो बताता है, तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो उस गॉब्लिन आर्किमिडीज को हराने के बाद। एक सी रैंकर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अमूमन ये सब काम सेलिब्रिटी के होते हैं पॉपुलर होना, लेकिन आजकल लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी हंटर्स की वजह से। क्या तुम्हें इन सब चीज़ों की जरा भी परवाह है? तुम्हारे चेहरे पे मुझे कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं। और तभी हमारा हीरो उससे जंकली एक फेवर के लिए पूछता है और कहता है, क्या मैं अकेले डंजन्स क्लियर कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले किए थे? और इस चीज़ की हमारे हीरो को परमिशन मिल जाती है। सीन सीधे शिफ्ट होता है डंजन्स पे जहाँ पे हीरो हमारा मारकाट मचा रहा होता है। एक बार में गॉब्लिन को पूरा का पूरा काट देता है। गॉब्लिन के बॉस भी अब हमारे हीरो के सामने टिक नहीं पाते थे। वो चिल्ला के आते लेकिन एक बार में ही सर कटवा लेते अपना। ये देख के सिस्टम बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके बहादुरी की सराहना करता है और उसकी स्किल्स को भी बढ़ा देता है। और एक और नोटिफिकेशन आता है उसके सिस्टम पे कि आपने डंजन क्लियर कर लिया है, बधाई हो, अब हम आपकी स्किल को प्रमोट कर रहे हैं। और तभी वो देखता है अपने रिस्ट बैंड पे और सोचता है, मैंने अकेले ये डंजन क्लियर कर लिए हैं और मुझे एक नई स्किल भी मिल गई है जिसका नाम है सोल वेसल। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए मुझे किसी सोल की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तभी वो डंजन से बाहर आ जाता है और उसका दोस्त तारीफ़ करता है, कहता है, ये तुमने आरा चौथा डंजन था तो तुमने क्लियर किया है, क्या तुम थके नहीं? और वो कहता है, हाँ मैं नहीं थका, मेरे पास बेचने के लिए कुछ तलवारें हैं। और वो उसे लेके कहता है, मैं इनको बेचने के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो पूछता है, क्या नेक्स्ट डंजन अगला कोई बुक है मेरे लिए? और वो कहता है, नहीं, अब कोई डंजन भी बुक नहीं है, तुमने सारे डंजन पहले ही क्लियर कर दी। और वो कहता है, देख लो कुछ हो जाए, कोई भी ऐसा डंजन जो फ्री हो। तभी वो बचाता है, हाँ गिल्ड वालों ने पहले ही 20 लो लेवल रैंक के डंजन को बुक कर दिया। और हमारा हीरो कहता है, हाँ वो लो रैंक भले ही हूँ लेकिन कोई भी गिल्ड एक समय पे 20 लो लेवल के डंजन को क्लियर नहीं कर सकता, तुम तो जानती हो। और वो बताता है आगे कि खा गिल्ड ऐसा कभी करता नहीं है लेकिन उन्हें ही करना पड़ा है और उन्होंने उन सबको कॉन्कुरर भी कर लिया है बहुत आसानी से। ये बात सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि 20 लो लेवल रैंक के
डंजन्स को एक गिल्ड अकेला ही क्लियर करिए। और वो गुस्से में पूछता है क्या ये गिल्ड योंग सांग ची चलाता है? और वो कहता है हाँ ये वही चलाता है। और पूछता है तुम अभी अभी हंटर बने हो, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है इस बारे में? ये सुनते हमारा हीरो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है ये वही बंदा है जिसने एडन बनाया था 12 हीरोज़ का, और उनमें से ये एक है। तभी हमें एक नए हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम वार किंग हंटर होता है, और ये अभी सीरीज़ में एंटर नहीं होता। तभी हमारा हीरो मन में कहता है यो शाह चिंग, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया, मैं तुम्हें अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करने दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और यू शाह चिंग एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ होता है और नीचे बहुत सारे ह्यूमन राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से उनका एक वफादार वर्कर कहता है ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कहता है चींटी जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो रहती यूनिटी में है। सब छोटे छोटे होते हैं, एक पैर पड़ने पे साले सब मर जाते हैं। यूनिटी बस एक ढोंग है, इन सबको मैं बचाता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बचाती है, तो जो मैं कहूँगा वही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा हंटर ली मज़े से शहर में घूम रहा होता है। तभी वो सोचता है आज क्या करना चाहिए, डंजन भी सारे बुक हैं, और वो चलते चलते सोचता है कि आज कहीं मुझे अपने दोस्तों से मिल लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, और वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए पीछे मुड़ता है। लेकिन वो मुड़ के हैरान हो जाता है कि पीछे दो यंगस्टर्स एक बुढ़ाऊ को परेशान कर रहे होते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। वो उनसे मदद की भीख मांग रहा होता है कि रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या बुरा किया। तभी हमारा हंटर वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है ये सब, तुम मैंने क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन, क्या चाहते हो? तभी वहाँ से रिप्लाई आता है अबे तू कौन है, हम तो तुझे जानते भी नहीं हैं। और हमारा हंटर कहता है क्या तुम लोग चोर हो, ठगी करते हो क्या बुढ़ाओं के साथ? तभी वो कहता है अबे हम तुझे ऐसे क्यों लग रहे हैं? और वो कहता है हंटर ली क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, अपने से बड़ों को परेशान करने वाले साले सब चोरी होते हैं। और वो कहता है एक हंटर, इससे थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। फिर हंटर ली चचा से इस मामले के बारे में पूछने लगता है क्या चल रहा है। तभी एक यंगस्टर आगे बढ़ के कहता है उसने क्या किया है, इसने मेरी प्रीशियस बॉडी को टच करा, इसलिए मैं इसको इसकी औकात दिखा रहा हूँ। तभी वो कहता है झूठे, तूने पहले मेरी कार तोड़ी और मुझे फिर मार रहा है। तभी वो कहता है क्या तुमने कार तोड़ दी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तभी हमें दिखाया जाता है कि ये भी एक हंटर होता है और कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा चाहे वो कोई भी हो मैं उसे मार डालूंगा। तभी हमारा हंटर कहता है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी, चल अब तू मार के दिखा, तुझे भी तो पता चले तूने किससे पंगा लिया। इतना कहते ही वो यंगस्टर इसकी तरफ दौड़ पड़ता है इसे गाली देते हुए। लेकिन हमारा हंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो उसका एक हाथ पकड़ता है और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे के पीछे रखता है और उसे बहुत आसानी से फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और थोड़ा थमता है। उतनी देर में वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है बंदा और उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आती है। तभी उसे महसूस हो जाता है कि एक बंदा और है, लेकिन उस बंदे के पास नाइफ होता है एक, जो कि एक अच्छा खासा सी रैंक नाइफ था। तभी हमारा हंटर कहता है तुम इसे कंट्रोल तक नहीं कर पा रहे हो और तुम इससे मुझे मारने आओगे। वो कहता है अबे तू तो किसी गिल्ड में भी नहीं है, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या कंट्रोल करना आता है और क्या नहीं। इतना कहते ही वो उसकी तरफ दौड़ जाता है बहुत तेज़ी से और हमारा हंटर भी बहुत तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक मुक्के में ही उसको धराशायी कर देता है और कहता है अपनी औकात में रहा करो, अपने से बड़ों का सम्मान किया करो। तभी वहाँ पे हंटर्स आ जाते हैं और कहते हैं तुम अपने से बड़ों को परेशान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी वहाँ पे हंटर एसोसिएशन का बंदा हंटर ली को थैंक यू कहता है कि तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिर से मदद करी। हंटर ली कहता है हंटर्स की वजह से इन आम सिविलियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसमें कुछ करना चाहिए। और वो कहता है ये तो आम बात है, ये रोज़ का हो गया, ऐसे गुंडे रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और तभी वो पूछता है क्या खा गिल्ड वाले इन्हें पेंशन वगैरह देते हैं, ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसका इंश्योरेंस मिलेगा इस बंदे को? और वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है नहीं, ये सब बस और सिर्फ दिखावा है, एसोसिएशन इसे रिकॉर्ड तक नहीं करेगी। इतना सुनते ही हंटर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और पूछता है ये भी क्या खा गिल्ड के ही हैं? और वो बताता है हाँ, ये तुमने मुझसे आखिरी बार भी पूछा था, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? फिर हंटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सिविलियंस की ह्यूमैनिटी ख़त्म कर रहा था। वो ऐसा बंदा प्रेसिडेंट था इस गिल्ड का जो कि लायक ही नहीं था और मन ही मन सोचता है मैं उसे सरपास करूंगा और बहुत आगे निकलूंगा। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हंटर ली
खा गिल्ड के द्वारा समन किया जाता है एज ए हंटर अपॉइंट करने के लिए। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यही चचा हमें दोबारा से दिखाए जाते हैं और हंटर भी खा गिल्डिंग के बाहर आ गया था अपने दोस्त के साथ। वो उससे कहता है अब ज़्यादा घबराओ नहीं, खा गिल्ड इतना भी बुरा नहीं है। और हंटर कहता है अरे तुम गलत हो, तुम नहीं जानते कितना बुरा है ये, इसने कितनी सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और वो कहता है अब छोड़ो इन सब बातों को। तभी एक बंदा हंटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वो उससे पूछता है आप बहुत समय पहले एक डंजन में पाए गए थे और आप वहाँ से सर्वाइव करके आए हैं, क्या मैं सही हूँ? और हमारा हंटर कहता है हाँ आप बिल्कुल सही हैं। और वो कहता है आप पे एलिगेशन एक और है कि आप एक बूढ़े मिस्टर मून सॉन्गली को परेशान कर रहे थे और हमारा हंटर मना कर देता है। तभी वो विक्टिम को पेश करना चाहते हैं और कहते हैं वो विक्टिम आपके सामने आ रहा है। तभी हमें मिस्टर मून सॉन्गली दिखाई जाते हैं जो कि आते हैं और वो कहते हैं यही है वो विक्टिम, क्या तुम इन्हें वेरीफाई कर पा रहे हो? और जो विक्टिम मिस्टर मून सॉन्गली होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे होते हैं। तभी हमारा हंटर ली कहता है आप डरिए मत, आप इन्हें सच बताइए, आप पे कोई प्रेशर नहीं। और वो डरते हुए कह देते हैं हाँ ये यही है जिसने मुझे परेशान किया था। तभी वो कहता है अब तो तुमने देख लिया ना, तुम ही हो वो इंसान। और वो यहाँ से सर अपना पीठ झुका के जाने लगते हैं शर्म के मारे। उन्हें इतना बुरा लग रहा होता है कि वो रोने लगते हैं और अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में? और हमारा हंटर कहता है ये सब झूठ है। तभी एक कॉल उसके फ़ोन पे आता है और वो देखता है, लेकिन ये कॉल इतना हैरान कर देता है उसे और सोचता है मैंने इनसे मना किया था कॉल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के समय और इन्होंने तभी कॉल किया। तभी हंटर समझ जाता है ये सब एक सोची समझी साजिश है मुझे फंसाने के लिए और गुस्से से उस बिल्डिंग को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल आता है। निकलते ही वो देखता है और अपने मन में सोचता है ये सब कितने बुरे हैं, इंसानियत तो है ही नहीं, इन सब ने मेरा जीना हराम करके रख दिया, मुझे और ताकतवर होना होगा। तभी वहाँ से गिल्ड मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है बे? और वो कहता है अरे संगी हूँ आप कहीं मैं वेट कर रहा था, मेरे साथ क्या बताऊं यार। और वो कहता है हंटर एसोसिएशन वाला बंदा मेरे अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं तो मैंने सोचा इन्हें ही बुला लूं यार। ये सुन के हमारा हंटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है संगी क्या तू बिजी थे यार? और वो कहता है अरे हाँ मैं बिजी था लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो टाइम निकाल ही लूँगा। तभी वहाँ से एक बंदा आ जाता है ओल्ड मैन और वो उसे देख लेता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर को बंदी बना के रखा हुआ है। और तभी वो कहता है अबे ये सब तुझे कर हुआ तेरे साथ, तूने बताया क्यों नहीं हम लोग को? और वो कहता है उन्होंने कहा था अगर तुमने इनको बताया तो मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को मार दूंगा। तभी वो कहते हैं मैं गिल्ड मास्टर होने के नाते तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें ऐसी दिक्कत कोई भी नहीं आएगी, अब तुम फ्री हो पूरी तरीके से, जाओ मज़े करो। और मिस्टर मून सॉन्गली अपना झुका हुआ सर वहाँ से लेके शर्म के मारे चले जाते हैं। तभी हंटर को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है कि खा गिल्ड वाले कितने नालायक हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील होती है माना की। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और मुड़ते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। खा गिल्ड का प्रेसिडेंट वहाँ पे आ रहा होता है, ये उसी का माना था। और वो कहता है क्या हाल चाल, सब लोग मेरी गिल्ड की बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हुए हैं। और हंटर एसोसिएशन वाला बंदा ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि प्रेसिडेंट खुद यहाँ आए हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। फिर संग यू और प्रेसिडेंट ऑफ खा दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और संग यू कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ हम सबसे मिलने आए, लेकिन एक चेतावनी में देता है मैं तुम्हें पहले एक बारे में वार्न करना चाहता हूँ समझे। और ये वार्निंग है अगर तुमने किसी भी चीज़ में पर्सनल मैटर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी इतना स्ट्रॉन्ग माना प्रेजेंस करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना हाथ घबराहट के मारे छुड़ा लेता है और बहाना देते हुए कहता है ओ सॉरी यहाँ पे एक शायद मच्छर था उसी को मुझे मारना था। और वो कहता है अगर तुमने ऐसे लोगों को परेशान किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और कहता है तुम तो मेरे दुश्मन बनने के लायक ही नहीं हो। वैसे संग यू और प्रेसिडेंट की गर्मा गर्मी होने के बाद हमें एक कैफे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है और ये बंदा कहता है वो साले फाइन भी पे नहीं करेंगे। और ये कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ओल्ड मैन की कार का बहुत बुरा हाल हुआ। और फिर ये आगे पूछता है क्या उन्हें वार्निंग वगैरह मिली है कुछ आगे के लिए? और हमारा हंटर ली बताता है हाँ संग यू ने उनको वार्निंग दे दी थी, जहाँ तक है इतनी गर्मा गर्मी हुई तो थी। और वो कहता है हाँ यार मुझे ना थोड़ी टेंशन सी चल रही इस वजह से। तभी वो कहता है कैसी टेंशन, कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ, किसी बात का डर है क्या तुम्हें? और हमें दिखाया जाता है कि उसे डर होता है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर प्रेसिडेंट का और किसी का नहीं।
और वो कहता है अरे चलो छोड़ो, बस तुम उसके एक्शंस को मुझे बताते रहना। और वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसकी हर एक्शन को तुम्हें बताऊंगा, उस पर पूरी तरीके से नज़र रखूँगा। और हमारा हंटर ली कहता है हाँ, यही करके अब मैं दुनिया को बचा पाऊंगा यार। और कहता है वो इतना कमीना है, उसने मेरा फ्यूचर और पास्ट दोनों ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अपने मन में कहता है ये बात। हमें हंटर ली और संग क्यू दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं जो कि रेड के लिए जा रहे होते हैं। संग क्यू कहता है यार मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम हमारे साथ आए हो रेड के लिए। और हंटर ली कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत खुशी हो रही। ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी हाई क्लास डंजन में रेड करूंगा, तो मेरा ध्यान रखना। और हंटर ली बहुत अच्छे से कहता है, तो संग क्यू भी बहुत अच्छे से कहता है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। फिर दो हंटर चलते चलते आते हैं और कहते हैं देखो 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 यहाँ कौन आया, मशहूर रॉकी हंटर। और वो कहते हैं यार तू कितना फेमस है, पता भी है तुझे। और वो कहते हैं अरे हाँ यार ये फेमस तो हो गई, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारा हंटर कहता है क्या मैं तुम लोग का दोस्त बन सकता हूँ, और तुम्हारी गिल्ड का पार्ट भी तो हूँ यार मैं। और वो लोग आपस में घुल मिल जाते हैं और आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर संग क्यू सबको आवाज लगाता है और कहता है अबे ओए गेट खुल गया है, सब लोग आओ। और तभी सब लोग एक लाइन बना लेते हैं और वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देने से पहले खुद गेट की माना को चेक करता है, ज़्यादा तो नहीं है। फिर उसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा हुआ चिंता कर रहा था। तभी उनमें से एक चिल्ला के बोलता है अबे ये क्या चल रहा है, हम लोग अपनी गिल्ड कैसे बढ़ाएंगे। और ये बात सुन के वाइस प्रेसिडेंट को आता है गुस्सा और वह कहता है ये छोटे छोटे काम करके तो नहीं बढ़ा पाएंगे, ह्यूमंस को परेशान करते हो सालों। और इसका नाम होता है इंचांग जोंग जो वाइस मास्टर होता है। तभी वो कहता है ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ चीटियां होती हैं, समझे, अपने काम से काम रख। इतना सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है दोबारा बोल के दिखा जरा। फिर इतना कहते ही ये दोनों में गर्मा गर्मी छिड़ जाती है, लड़ाई होने वाला माहौल हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये बात मिस्टर प्रेसिडेंट को अच्छी नहीं लगती और वो कहता है शांत हो जाओ। और फिर वो योंग सो का साइड लेता है और कहता है ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ चीटियां ही होती हैं। तभी योंग सोंग एक चिढ़ाने वाली हंसी हंसता और मन में सोचता है देखा बुड्ढे। फिर ये कहता है ह्यूमंस कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीटियां ही हैं, समझ जाओ इस बात को। और वो कहता है मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी सोच को क्या हो गया, आप ऐसे तो नहीं थे। और वो कहते हैं समय के साथ सब बदलता है, मुझे भी बदलना ही पड़ रहा है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आती। और वो अंदर ही अंदर कह रहा होता है तू बहुत बदल गया है यार। और वो कहता है हाँ तो दुनिया पर राज करना है तो बदलना तो पड़ता ही है। गर्मा गर्मी के बाद सीन हो जाता है शिफ्ट उस डंजन पे जहाँ पे एक खूबसूरत सी लेडी अपनी पावर का यूज करके एरिया करती है स्कैन, जिससे पता चले गॉब्लिन्स या कोई और मॉन्स्टर है कि नहीं है। और उसके सिस्टम पे भी नोटिफिकेशन आता है। तभी शोंग शू कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। और ये लोग सीधी चींटियों की लाइन बना की तरह चलने लगते हैं। तभी वहाँ से तीरों का हमला होता है, ऐसा लगता है तीरों की बारिश आ गई। तभी एक बंदा अर्थ स्टाइल जुस्सू का यूज करता है और अपने आगे अर्थ बैरियर लगा देता है। फिर तभी एक बंदे में इताची की आत्मा आ जाती है और वो फायर बॉल का यूज करने लगता है। ये सब देख के हीरो हमारा सोचता है ये क्या हो रहा है भाई, नारुतो वाले कहाँ से आ गए, इस चीज में मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फिर तभी संग क्यू और एक बहुत ऊंची छलांग लेता है और सारे गॉब्लिन्स को एक बार में ही काट के रख देता है अपनी पावर्स की वजह से। सारे गॉब्लिन्स तड़पते तड़पते चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं संग क्यू की पावर की वजह से। और पावर यूज करने की वजह से वो इतना डेडली लुक दे रहा था कि कुछ कह नहीं सकते। तभी मिस्टर ली जो एक हंटर होता है, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, कहता है आप बहुत अमेजिंग हैं। और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है संग क्यू और कहता है थैंक यू यार। और वो कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो आप डिजर्व करते हैं, आपकी पावर्स लाजवाब हैं यार। और वो कहते हैं तुम भी मुझसे कम नहीं हो यार, ली गिल्ड के मेंबर हो इतनी कम उम्र में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो कहता है आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो यार प्लीज़। तभी और वह हंटर आके कहते हैं आप मत लड़ो, हमें मिस्टर रॉकी की पावर देखनी है, इतना ज़्यादा पावरफुल है वो। और वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, देखनी तो मुझे भी है कितना पावरफुल। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम कतई भयंकर तरीके से आ जाता है लड़ने के मूड में और वहाँ से गॉब्लिन्स भी आ रही होती, सेट सज गया था हमारे हीरो के लिए। तभी वो सब उसके ऊपर एक अचानक से हमला कर देते हैं। बाकी की कहानी जाननी है तो सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।